हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे सेंटर मास के फॉर्मूले पढ़े थे और हम लोगों ने पढ़ा था कि आधे डिस्क का सेंटर मास कहाँ होता है, आधे रिंग का सेंटर मास कहाँ होता है, आधे स्फेयर का कहाँ होता है, भरा स्फेयर, खाली स्फेयर, सॉलिड वॉटेवर, सॉलिड कौन, हॉलो कौन का तो नहीं पढ़ा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आए तो गिव योरसेल्फ अ गूगल, वैसे आने के चांसेस कम है, लेकिन आए तो आप लोग देख लेना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले करते हैं सेंटर मास को, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि सेंटर मास आखिर क्यों जरूरी है, अलग से चैप्टर क्यों बनाया गया। सेंटर मास बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे आप बॉडी का सारा मास मान सकते हो। क्यों मान सकते हैं बॉडी का सारा मास एक पॉइंट पर, ठीक है। ऐसी क्या आफत पड़ी थी, क्यों सेंटर मास नाम का शब्द इजाद हुआ, तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो। ठीक है, तो हम बात करते हैं फॉर्मूले ऑफ सेंटर ऑफ मास। कुछ सेंटर मास के फॉर्मूले करते हैं, वो नहीं कि उसकी पोजीशन क्या होती है, और फॉर्मूले करते हैं। तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था आपका अब तक कि सेंटर मास की जो पोजीशन होती है आरसीएम, आरसीएम जो होता है, आरसीएम जो होता है, आरसीएम जो होता है, वो कहाँ होता है बच्चों। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, जो आरसीएम होता है वो होता है सिग्मा एम आर बाय सिग्मा एम। ये पढ़ा था। अब इसके बाद हम और चीज चलते हैं। इस तरह से सेंटर मास की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, सेम ऐसे ही फॉर्मूला होगा सिग्मा एम एस बाय सिग्मा एम। किसी को दिक्कत है तो कमेंट्स में पूछ लेना। ऐसा है कुछ नहीं, देखो, सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सेंटर मास की फाइनल पोजीशन में सबके फाइनल पोजीशन आ जाएंगे, इनिशियल में सबके इनिशियल पोजीशन आ जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा, आरसीएम इनिशियल, सॉरी आरसीएम फाइनल माइनस आरसीएम इनिशियल। तो फाइनल में सबके फाइनल आएंगे, इनिशियल में सबके इनिशियल आएंगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो यही आएगा, आप देख लेना ना। ठीक है, इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर दो। सेंटर मास का जो वेलोसिटी होगा सिग्मा एम वी बाय सिग्मा एम होगा। ऐसी सेंटर मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो सिग्मा एम ए बाय सिग्मा एम होगा। अच्छी बात यह है कि सारे फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, रटने का सिंपल तरीका है, सिग्मा सिग्मा गया, एम से एम गया, एस बराबर एस, हैज प्रूव। सी एम बच रहा है, सी एम इसलिए बच रहा है कि वो आपको बता रहा है कि फॉर्मूला किस चीज का, सेंटर मास का। ठीक है, बहुत ही वाहियात लॉजिक है, लेकिन आप ये सारे फॉर्मूले रट सकते हो, एक सेकंड का काम है। और रटना भी क्या, आपको ये पता है तो बाकी सारे फॉर्मूले दे आर डेरिवेबल। ठीक है, दे आर डिराइवेबल आई थिंक। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। हम लोगों ने ये पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं चलो, चलो भाई मैं मिटा रहा हूं इसको, आप लिखो उसको फटाफट। अब तो बोलोगे कि सेंटर मास का फायदा क्या है। चलो भाई, अब मान लो एक टॉपिक करते हैं, नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे नेट फोर्स कितना होगा, एक सिस्टम पार्टिकल्स पे नेट फोर्स कितना होगा, एक सिस्टम पार्टिकल्स पे नेट फोर्स कितना होगा। चलो भाई बहुत सिंपल। अब सोचो कि एक सिस्टम में कई सारे मासेस हैं, m1, इसका मान लो एक्सेलरेशन a1 है, m2 इसका एक्सेलरेशन a2 है, m3 इसका एक्सेलरेशन a3 है। ठीक है, जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स। तो इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा सबके फोर्स जोड़ दो, जितने पार्टिकल। पहले पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, m1 a1, दूसरे पे होगा m2 a2। मैं वेक्टर होता नहीं भी लगाऊं, भूल भी जाऊं, टेंशन मत लेना, एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेक्टर रहेगा ही। तो ये हो गया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हो गया सिग्मा एम में। ठीक है, तो एक सिस्टम पार्टिकल्स पे नेट फोर्स हो जाएगा सिग्मा एम में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सिग्मा एम ए को सिग्मा एम से डिवाइड कर देते हैं, सिग्मा एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिग्मा एम ए को सिग्मा एम से डिवाइड किया, सिग्मा एम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिग्मा एम जो राइट वाली चीज है वो क्या है, वो टोटल मास है, नहीं है टोटल मास। अब बात है सिग्मा एम ए बाय एम, ये चीज क्या है, ये एसीएम नहीं है। अब समझना मेरी बात, आप कहोगे कि सेंटर मास का फायदा क्या है। सेंटर मास का फायदा क्या है, देखो भाई, वैसे नेट फोर्स बराबर एम में होता है अगर एक मास हो। अगर बहुत सारा मास हो तो नेट फोर्स क्या होता है, वो भी एम में होता है, लेकिन फर्क ये है कि जहां पे एम है वहां पे एम टोटल आ जाएगा, और जहां पे ए है वहां पे एसीएम आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात आप। तो अगर आपसे कोई बोले, जैसे मान लो कि धरती है, अब मान लो धरती घूम भी रही है और चल भी रही है, वॉटेवर। ठीक है, अब अगर आपको धरती का, मान लो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, समझना मेरी बात। जैसे कि मान लो धरती जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और सूरज के आसपास चक्कर भी काट रही है। अब आपसे कोई पूछे कि धरती पे नेट फोर्स कितना होगा, सपोज आपको नहीं पता सूरज का मास कितना है, धरती का मास कितना है, कुछ नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता, वॉटेवर ना। अब आपको धरती पे निकालना नेट फोर्स कितना है, सपोज मान लो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता। अब समझना मेरी बात, इसमें हर पार्टिकल अलग अलग जगह चल रहा है, क्योंकि घूम भी रहा है, चल भी रहा है।
तो जब हम धरती पर नेट फोर्स निकालेंगे तो हम हर पार्टिकल को स्टडी नहीं करेंगे, हम केवल एक ही पार्टिकल को स्टडी करेंगे। कौन सा पार्टिकल? सेंटर ऑफ मास। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है, उसका टोटल मास पता है, तो आप निकाल सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई? यही फायदा है कि आप जब भी किसी चीज पर नेट फोर्स निकालोगे तो आप एक एक पार्टिकल के चक्कर में नहीं पड़ोगे, आप केवल एक पार्टिकल के चक्कर में पड़ोगे, और वो एक पार्टिकल कौन होगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है तो आप सिस्टम पे नेट फोर्स निकाल सकते हो, और अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं पता तो आप है ना, तो हम तो निकाल ही सकते हो, सबके जोड़ दो। लेकिन अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है तो इट बिकम्स इजी टू कैलकुलेट नेट फोर्स। तो कुल मिला के बात बहुत सारे पार्टिकल्स की जगह एक पार्टिकल पे आ जाती है। अब सोचो कि 100 चीजें चल रही हैं, बोला है कि यार ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी एक्सेलरेशन 4 है, टोटल मास 100 है, तो फोर्स क्या होगा? 100 × 4, काम खत्म। तो कहने का मतलब अगर आपको केवल सेंटर मास का एक्सेलरेशन पता है तो आप नेट फोर्स निकाल सकते हो। तो ये इसका पहला फायदा हो गया। और फायदा देखते हैं, और फायदा ऐसे देखते हैं। मान लो अब हम बात करते हैं मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम। अब मान लो कई सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, तो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो होगा पहले का मोमेंटम, दूसरे का मोमेंटम, तीसरे का मोमेंटम एंड सो ऑन। पहले का मोमेंटम क्या होगा बच्चों? m1v, दूसरे का m2v2 एंड सो ऑन। सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना हो गया बच्चों? सिग्मा mv। सही है। अगर मैं इसको सिग्मा m से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्या है? वीसीएम है। वो क्या? m टोटल, तो m टोटल इंटू वीसीएम आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब सोचो कि अगर आपको किसी सिस्टम का मोमेंटम निकालना है तो आपको टोटल मास लेना है और केवल वेलोसिटी किसकी लेनी है? सेंटर ऑफ मास की। सोचो कितना आसान है। तुम बोलोगे सर कैसे आसान? मैं बोलूंगा एक पंखा चल रहा है। सोचो ये एक पंखा है, एक्चुअली ऐसा है, अभी चल रहा है। आपसे बोला जाए इसका मोमेंटम निकालो, आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये इधर चल रहा है, ये पार्टिकल इधर चल रहा है, ये पार्टिकल इधर चल रहा है। ठीक है भाई, तो इसका मोमेंटम इधर, इसका मोमेंटम इधर। अब सोचो इसमें करोड़ों पार्टिकल हैं, करोड़ों पार्टिकल के करोड़ों मोमेंटम है जिनको आप सीधे जोड़ भी नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग है, सबको आपको वेक्टर्स के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। तो करोड़ों पार्टिकल है, करोड़ों को वेक्टर के हिसाब से जोड़ोगे, मर जाओगे। अब सोचो इसका मोमेंटम कैसे निकालना? कुछ नहीं करना, टोटल मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। अब मुझे बताओ इसका सेंटर मास की वेलोसिटी क्या है? इसका सेंटर मास ये है, यहीं पे बैलेंस होगा ये, उसका सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है। सिंपल सी बात, इसका मोमेंटम 0 है। अब ऐसे आप एक एक पार्टिकल को पकड़ोगे तो मर जाओगे। तो यही फायदा है सेंटर मास का कि कई चीजें सेंटर मास से बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको फटाफट लिखो। अब हम चलते हैं आगे। एक छोटी सी और बताता हूं, मिटा दो, मिटा रहा हूं। अब देखो भाई, सेंटर मास का एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। कॉमन सेंस की बात है, एक्सेलरेशन डी बाई डी टी होता है, तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास होगा। ठीक है भाई। नेट फोर्स क्या होता है? एम ए होता है, ठीक है, एम टोटल, इनफैक्ट एम टी लिख देता हूं, ठीक है। एसीएम को लिख सकते हैं डीवीसीएम बाई डी टी। टोटल मास कांस्टेंट ही होगा बाय डिफॉल्ट, अनलेस कोई ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिससे मास कम हो रहा हो। तो टोटल मास कांस्टेंट है तो एम टोटल को अंदर ले आओ तो क्या होगा? डी एम टोटल वीसीएम डिवाइड बाय डी टी। ठीक है बच्चों, अब डी एम टोटल वीसीएम, ठीक है बच्चों। अब एम इंटू वी, एम टोटल इंटू वीसीएम क्या होता है? मोमेंटम। तो नेट फोर्स क्या हो गया? डी पी सिस्टम बाय डी टी। अब देखो बच्चों, ये मुझे बहुत पहले से पता था कि एफ डी पी बाई डी टी होता है। ठीक है बच्चों, तो एक पार्टिकल के लिए पता था, यहां पर हमने बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए भी कर लिया। तो अगर ये बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो ये मोमेंटम सिस्टम या जो बोल लो आप, है ना, अगर बहुत सारे पार्टिकल भी हैं तो भी नेट फोर्स डीपी बाई डी होता है। इसमें पी पूरे सिस्टम का होता है, जो कुछ नहीं होता, एम टोटल इंटू वीसीएम होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो सेंटर मास का ये सब यूज है। अब हम क्या करते हैं, हम लग के सेंटर मास पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ खतरनाक डेरिवेशंस करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा, अब देखो, तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि सेंटर मास का क्या करते हैं क्या नहीं करते।
तो पहला तरीका था कि नेट फोर्स m टोटल इंटू ACM होता है, दूसरा मोमेंटम m टोटल इंटू VCM होता है, तीसरा F बराबर dQ/dt होता है, यहाँ पे F नेट फोर्स F नेट होता है और E सिस्टम का होता है, एक पार्टिकल के लिए वैलिड है, सिस्टम के लिए वैलिड है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं। अच्छा, एक फायदा और था, मैंने आपको याद होगा बताया था, मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, बाय assuming mass at center। ये मैंने तब बताया था जब यूनिफॉर्म रॉड मैंने तब बताया था जब एक यूनिफॉर्म रॉड थी, उसके सेंटर पे आप सारा मास मान लेते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। एक्चुअली इसी तरीके से कि ये एक रॉड के लिए नहीं है, इनफैक्ट इन जनरल में अगर आप देखो, इन जनरल बता रहा हूं, इन जनरल इफ वी पुट एंटायर मास एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम सारा मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रख देते हैं, देन वी गेट पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम सारा मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रख देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसा रेयरली कोई केस आएगा जब क्या होगा, आपके पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा, और वो भी तब होगा जब उसके पार्टिकल्स में जी अलग अलग, और वो हमेशा पॉसिबल नहीं, बहुत रेयर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन ऑल्सो गेट पोटेंशियल एनर्जी बाय कंसिडरिंग ऑल मास एट C1। मैं ऊपर एक स्टार बना दे रहा हूँ, ये तभी जब C1 COG सेम। अब सोचो ये चीज बहुत आसान है, ठीक है ना। अब मान लो सपोज कि आपसे कोई पूछता, मान लो आपसे पूछता कि एक, मान लो आधी रिंग है, तो मान लो किसी ने आपसे पूछा कि एक आधे रिंग है, हाफ रिंग, ये हाइट 0 है, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अब ऐसे आप कैलकुलेट कर करके बढ़ जाओगे, हर छोटे से मास का पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इंटीग्रेट करो, कुछ नहीं करना। इसका सारा मास कहाँ पर रख लो, इसका सारा मास रख लो सेंटर मास, ठीक है। और मुझे पता है कि जो सेंटर मास होता है वो 2r/π ऊपर होता है, नहीं होता, तो आपने सारा मास इसका ध्यान रख लिया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, h कितना है 2r/π, ठीक है, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काम पता। तो बेसिकली सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए, नेट फोर्स की कैलकुलेशन के लिए, मोमेंटम की कैलकुलेशन के लिए, हर तरीके से आपके पास सेंटर ऑफ मास बहुत यूजफुल है। और भी बहुत जगह यूज आएगा सेंटर ऑफ मास का, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़े, ठीक है। एक्चुअली बहुत बड़ी बॉडी होती है तो आप एक एक मास को डील नहीं कर सकते, तो इसीलिए अपन सेंटर ऑफ मास को डील करते हैं। लेकिन तब भी मैं बताऊंगा सेंटर ऑफ मास पे सारा मास तभी रखते हैं जब मैं बोलूँ। तो जैसे जैसे मैं केस दे रहा हूँ वहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे सारा मास रख सकते हो, ऐसा हमेशा नहीं करते, हमेशा कब नहीं करते वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूँ कि यहाँ पर रख सकते हैं तो ही वहाँ पर रख दो, हमेशा नहीं रखना, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो मान लो हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो ये है कि एक 2 किलो का मास है, इसको 4 मीटर चलाया, एक 3 किलो का मास है, इसको 2 मीटर चलाया। अब मेरे से बोला है कि सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला, सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा ms बाय सिग्मा m, ठीक है। अब सिग्मा ms पहला मास हो गया 2, डिस्प्लेसमेंट 4, दूसरा मास हो गया 3, डिस्प्लेसमेंट 2 नहीं, -2 लिखो, डिवाइड बाय टोटल मास कितना हो गया 2 + 3, ठीक है। अब कितना हो गया ये 8 - 6/5, मतलब 4/5, 4/5 सॉरी 2/5, 2/5 बोलो तो 4/10, इसका मतलब सेंटर मास का जो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0.4 मीटर आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। अब चलते हैं आगे, लेट्स सी, मिटा दो इसको। अच्छा अब आगे चलते हैं, मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। एक 2 किलो है, एक 3 किलो है, एक 5 किलो है। मैंने 2 किलो को 10 मीटर आगे किया, 5 किलो को 1 मीटर लेफ्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच शुड 3 kg बी डिस्प्लेस्ड, 3 kg को कितना डिस्प्लेस करते हैं सो दैट C1 remains unmoved। अनमूव पता नहीं वर्ड होता है कि नहीं, लेकिन आप मतलब समझ रहे हो, अनमूव का मतलब बिना मूव किए।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 किलो को कितना मूव करें ताकि सेंटर मास ना चले। तो हम मान लेते हैं कि 3 किलो को ऐसे मूव किया, ठीक है बच्चों। अब सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिग्मा ms बाय सिग्मा m। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा ms 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, अरे बिल्कुल हुआ भैया, क्यों नहीं हुआ, हुआ। अब पहला मास है 2, डिस्प्लेसमेंट 10, दूसरा मास है 3, डिस्प्लेसमेंट s, तीसरा मास है 5, डिस्प्लेसमेंट -1 बराबर कितना, 0 बराबर कितना आ गया, 0। अब आपके पास हो गया 20, 20 में से है ना 20 प्लस 5, ठीक है ना, नहीं प्लस ms माइनस है ना, 20 में से 5 है 15, 15 प्लस 3s बराबर 0। s कितना हो गया बच्चों आपके पास, -5 मीटर। तो इसका मतलब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो -5 मीटर होगी। मतलब इसको राइट साइड 5 की जगह लेफ्ट साइड 5 चला दो आप, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड ओके। अब हम चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं बच्चों और क्वेश्चन करते हैं। मिटा रहा हूँ इसको, आप लोग फटाफट लिख लो। मान लो एक अगला क्वेश्चन करते हैं कि सपोज कि एक 2 किलो का मास ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एक 3 किलो का मास है, नहीं 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से कर लो, चलो जितने से पता क्या फर्क पड़ रहा है। मान लो ऐसा करते हैं, 2 किलो का मास कर देते हैं 2 मीटर पर सेकंड से, 3 किलो का मास कर देते हैं 1 मीटर पर सेकंड से, और 1 किलो का मास कर देते हैं 5 मीटर पर सेकंड से। मेरे से पूछा है कि सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी। फिर देखो क्वेश्चन, 2 वाला 2 से ऊपर जा रहा है, 3 वाला 1 से राइट जा रहा है, और 1 वाला इससे x एक्सिस से 53 डिग्री ऊपर जा रहा है। मेरे से पूछ रहा है कि सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी। लेट्स सी। अब ध्यान रखना, सेंटर मास की वेलोसिटी, सेंटर मास की वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है। अगर एक वेक्टर है तो हम वेक्टोरियल फॉर्म में करेंगे। अब पहला जो है उसको लिखो 2j कैप इसकी वेलोसिटी, दूसरा जो है उसको लिखो 1i कैप, तीसरे को लिख दो है ना 5 cos 53 5 sin 53, तो 5 cos 53 is 3, 5 sin 53 is 4, तो इसको लिख दो 1 into 3i plus 4j, ठीक है। ये हो गया आपके पास सिग्मा m बाय सिग्मा m। सिग्मा m में क्या होगा बच्चों, 2 3 1, ठीक है बच्चों। अब कितना हो रहा है बच्चों, ये हो गया 3i plus 3i, कितना हो गया 6i, और 4 plus 6 कितना हो गया बच्चों 10j, ठीक है। आई होप आई एम कैलकुलेटिंग इट फाइन, ठीक है। डिवाइड बाय कितना हो गया 6, तो आप इसको लिख सकते हो i plus 5 by 3j। ये वेलोसिटी होगी। अगर आपसे कोई स्पीड पूछे, जो स्पीड होगी वो कुछ नहीं होगी, इसका मॉडुलस हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 1 स्क्वायर प्लस 5 by 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 1 plus 5 by 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1 प्लस 25 बाय 3 का 9, ठीक है। तो 9 प्लस 25 कितना होगा 34, तो रूट 34 बाय 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखो, पॉज करो लिखो, और हम लोग क्या करते हैं एक सवाल और करते हैं, और एक सवाल और करते हैं उसमें हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो फटाफट लिखो, मैं इसको मिटा लें। चलो तो क्वेश्चन, एक 2 किलो है, एक 3 किलो है, सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे ठीक है बच्चों। कॉमन सेंस की बात है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ठीक। इसके नीचे 3g, इसके नीचे 2g, टेंशन ऊपर, ठीक है। तो हम ये सब क्यों करें, मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली एक सिस्टम पे नेट फोर्स और मास टाइप लगा सकते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि आप इसको एक सिस्टम मान लो, ये 3g नीचे आ रहा है, 3g चला रहा है, 2g रोक रहा है, 3g माइनस 2g डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास सिस्टम क्या होगा 2 + 3। अगर इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप देख लेना, न्यूटन्स लॉ में मैंने एटवुड मशीन पढ़ाई थी, तब ये मैंने बताया था। तो 3g में से 2g में 10/5 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो नॉर्मल इक्वेशन से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि इस पे लिख दो 3g माइनस t बराबर 3, क्यों, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो t बड़ा होगा तो क्या होगा t माइनस 2g बराबर कितना 2 है, ठीक है। दोनों कट गए, कितना हो गया g बराबर 5 है, ये कितना हो गया 0.5 बोले तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फाइन।
अब एक्सेलरेशन तो होगी आपके पास, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं एसीएम। एसीएम क्या होता है, सिग्मा एम ए बाय सिग्मा एम। ठीक है बच्चों, अब ये जो 2 है ऊपर जा रहा है, तो 2 का 2 ही होगा, लेकिन 3 का -3 ही होगा। पूछो क्यों -3? इसलिए क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो 2 या -3 है, कितना होगा, -1/5। ठीक है बच्चों, -1/5 कितना होगा, -2/5। 2/5 मतलब 4/10, मतलब -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज वेल विद इन द बोर्ड। हाँ, वेल विद इन द बोर्ड ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास छोटे मोटे कई सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और बाकी चिल मारो। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।